Hello dear students, you are heartily welcome in the second lecture of chemical kinetics। तो पिछले क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या सब चीज पढ़ाई करनी है। हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के कुछ बेसिक्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने कुछ जानकारी ली थी कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उनके कुछ बेसिक ग्राफ का स्टडी हमने किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एवरेज रेट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें दिया हुआ रहे तो उनके लिए एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, उन पर कुछ सवाल भी करेंगे। साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी जानेंगे और ग्राफिकल कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि ग्राफ अगर दिया हुआ रहता है हम लोगों को तो ग्राफ से सवाल सब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम। तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर है किस पर, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर। चलिए हम लोग यहां बात करते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन लेते हैं हम लोग। ए ये प्रोडक्ट दे रहा है, ए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। सपोज ये प्रोडक्ट पी है, तो ए हमारा प्रोडक्ट दे रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरुआत में हम लोग लेते हैं वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स वो दिया हुआ रहता है, वो सवाल में भी आपको दिया हुआ रहेगा। सपोज कि हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को ए। जब टाइम नहीं देते हैं इस रिएक्शन में तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कितना बन गया, यहाँ पर 0 बन गया। ठीक है, कोई नहीं बना। मान ले कि टाइम जो है हम दे दिए यहाँ पर t सेकेंड, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट आएगा जी। यहां पर मान लो कि प्रोडक्ट आ गया x, तो ये जो x प्रोडक्ट आता है वो a से ही निकल के आता है। तो यहां पर रिएक्टेंट कितने बचे हमारे पास, a माइनस एक्स बचे। तो हमारे पास याद रहे यहां पर जितने रिएक्टेंट से कंज्यूम होंगे सब्सटेंस उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब रिएक्टेंट से x कंज्यूम हो रहा है तो प्रोडक्ट भी कितना बन रहा है, x ही बन रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर आप हम लोग बात करें यहां पर रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहोगे यहां पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम दो तरीके से यहां पर देख सकते हैं। ए के डिसअपियरेंस के सेंस में कि ए किस रेट से लुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है, और पी के एपियरेंस के सेंस में, यानी कि पी का फॉर्मेशन का रेट क्या है। दोनों का रेट आपस में बराबर होना चाहिए। जिस रेट से ए कंज्यूम होगा उसी रेट से पी फॉर्म होगा, बनेगा। तो दोनों का रेट सेम होगा, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ पी, इससे भी हम लोग रेट निकाल सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट के एपियरेंस का रेट या रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का रेट, इन दोनों के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास एपियरेंस डिसअपियरेंस जो हो रहा है ए का, तो हम लोग रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए में जो चेंज हुआ है बाय डेल्टा टी। मतलब कि ए में कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ है यूनिट टाइम में, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और आप तो भली बात जानते हो कि रिएक्टेंट का रेट हमारा जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि रिएक्टेंट यहां पर डिसअपियर हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग जाहिर सी बात जानते हैं कि रेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी स्पीड की बात करोगे, रेट की बात करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव कभी नहीं होता है। इसलिए चूंकि इसका जो डिफरेंस है वो निगेटिव आएगा। कैसे निगेटिव आएगा, तो आप देख सकते हो यहां पर, अगर हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की बात करें यहां पर, तो ये क्या होता है, डेल्टा मैंने चेंज हो गया, चेंज मैंने क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कि टी टाइम में हमारे पास कंसंट्रेशन ए का कितना है, तो ये है ए माइनस एक्स, माइनस फर्स्ट टाइम में, यानी कि टाइम जब शुरुआत हुआ था 0 टाइम था, तो यहां पर ए का कंसंट्रेशन क्या था, ये ए था, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी फाइनल टाइम कितना लिए है, टी लिए है। इनिशियल टाइम क्या है, 0 है ना। इनिशियल फाइनल टाइम यहां पर टी लिया हुआ है, टी सेकेंड, और इनिशियल टाइम क्या है, 0 टाइम है। फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए है।
तो यहां पर जब तुम सॉल्व करोगे तो a से a कट गया, कितना बचेगा -x/t। ये देखो यहां पर ये रेट निगेटिव आ रहा है, तो रेट निगेटिव नहीं होता है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो उपाय है, या तो यहां पर मॉडुलस ले लो, मॉडुलस ले लोगे रेट में तो भी आप बच जाओगे, ना ही प्लस का झंझट ना ही माइनस झंझट। तो झंझट से मुक्ति के लिए या तो मॉडुलस ले लो, या नहीं तो हम लोग पहले से साइन लगा देते हैं, हम लोग रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के रेट में नेगेटिव साइन। और यही बात यहां पर जो है, यहां पर नेगेटिव लग गया तो यहां भी अब नेगेटिव लग जाएगा ये पूरे में, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि रिएक्टेंट का जो रेट होता है, हम लोग यहां पर रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस का जो रेट होगा वो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी तो लिखेंगे, साइन क्या लगा देंगे यहां पर माइनस लगा देंगे। वही बात करेंगे प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो चेंज होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये हो गया प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट। और चूंकि इसका अपीयरेंस हो रहा है मतलब ये बन रहा है, मतलब कि यहां पर कंसंट्रेशन में चेंज अगर देखो तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास x है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, फाइनल टाइम हमारे पास t है, इनिशियल टाइम कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा x/t। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए इसके पीछे साइन क्या लगा हुआ रहता है, प्लस साइन लगा हुआ रहता है। तो यहां पर प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस का रेट हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, निगेटिव रखते हैं, ताकि वो बैलेंस होकर के पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो बात की हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब अगर बात करेंगे पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, इन सारे रिएक्शन की बात करें तो वहां पर क्या होगा रेट, उनके बारे में बात करते हैं। सपोज कि अगर हमको दे दे यहां पर कि 2A कन्वर्ट हो रहा है B में, या 3A कन्वर्ट हो रहा है 4C में, या यहां पर कहेगा 2P कन्वर्ट हो रहा है 3Q में। ऐसे रिएक्शन के लिए रेट को किस तरीके से यहां पर फाइंड आउट करोगे, इस चीज के लिए भी हम लोग अब कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो यहां तक नोट कर ले आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं एक जनरल एग्जांपल की, जो रिएक्शन हमारा बाईमॉलिक्यूलर लिया गया है, या कोई भी पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन लेते हैं। मान लो यहां ले लेते हैं 2P gives 3Q, मतलब ट्वाइस ऑफ P gives थ्राइस ऑफ Q, मतलब कि P के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के Q के 3 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो एक जनरल रिएक्शन है, समझिए यहां पर अच्छे से। इसमें भी क्या होगा, सेम केस होगा। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं A, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और समय अगर नहीं देते हैं रिएक्शन में तो यहां प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0 बनेगा। मान लो कि समय दे दिए हम यहां पर t सेकेंड यहां पर समय दे दिए इस रिएक्शन में। तो बात यहां पर यह है कि आप प्रोडक्ट जो यहां पर बनाओगे, यहां पर भी आप भी x बना सकते हो, यहां पर भी x माइनस कर सकते हो। लेकिन बात यहां पर यह है कि जरा देखोगे, जब तक P का 2 मोल कंज्यूम होता है Q का 3 मोल बन जाता है। यानी कि P जब तक 2 खत्म होगा Q कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। P 2 खत्म हो रहा है तो वो Q का 3 मॉलिक्यूल बना रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ रहे हैं उसमें। तो रेट अगर बात करोगे तो दोनों का अलग अलग हो रहा है। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए, हालांकि आप यहां कुछ भी कर सकते हो, हम यहां पर फ्री छोड़ दिए हैं कि आप यहां पर भी x माइनस कर सकते हो, यहां x फॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा। बात यहां पर यह है कि अगर आप यहां पर a लेते हो, a माइनस x करते हो, तो a माइनस x करोगे तो फिर यहां बदल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब तक P 2 मोल कंज्यूम होता है Q का 3 मोल बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए यहां पर x माइनस नहीं करके, देखो यहां पर P का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो 1 मोल कंजप्शन के लिए हम लोग x लगाते थे, 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो यहां पर लगा देंगे 2x। यानी कि हमारे रिएक्टेंट से P से 2 मोल कंज्यूम हो चुका है, 2x कंज्यूम हो चुका है। तो डायरेक्टली यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसका 2x कंज्यूम होगा तो इसका कितना x बनेगा, 3x बनेगा। इसलिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए बस ये काम किया गया। नहीं तो आप यहां पर भी x माइनस करोगे तो यहां पर फिर बदल जाएगा, यहां पर x माइनस नहीं कर पाओ, जोड़ नहीं पाओगे x यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वली फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस नहीं है, दोनों का रेट क्या है, अलग अलग है।
तो यहां पर जो है a माइनस 2x कर दिए, 2 मोल p के कंजप्शन के लिए 2x कर दी यहां माइनस। तो जब p 2x यहां पर से कंज्यूम होगा तो q कितना बनेगा, 3x बन जाएगा। तो यहां पर फॉर्मेशन कितना का हो गया, 3x का फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए यहां पर रेट की बात करते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के रेट हमारे पास है। पहले देखते हैं हम लोग यहां पर कि P किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P। P के डिसअपीयरेंस होने का रेट क्या है, तो सिंपल बात है, P में कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ होगा पर यूनिट टाइम, ठीक है, डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये हो गया क्या, P में डिसअपीयरेंस का रेट, और ये रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि यहां पर ये नेगेटिव साइन दिए हुए हैं, आप जनरली डायरेक्ट इसका मॉड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नेगेटिव साइन ले लिए, मान लीजिए एक तो, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर P के हम कंजप्शन के रेट के बारे में बात करते हैं तो डेल्टा P मैंने क्या हो गया, P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल P का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस P का इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम टू इनिशियल टाइम। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, P2 कितना है हमारे पास, फाइनल कंसंट्रेशन P का है कितना, A माइनस 2x है, A माइनस 2x, मान लो यहां पर माइनस साइन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। ये A माइनस 2x है, उसके बाद माइनस P1 कितना लिया हुआ है, A लिया हुआ है। देखो तो यहां पर A माइनस 2x क्या हो गया, A माइनस 2x हो गया P का फाइनल कंसंट्रेशन, और A क्या हो गया, P का इनिशियल कंसंट्रेशन, बट टाइम T2 क्या है, फाइनल टाइम हम लिए है T, इनिशियल टाइम क्या है, यहां पर 0 टाइम है। तो यहां पर A से A खत्म हो गया, माइनस 2x बाई टी बचा, जिसमें कि पहले से माइनस सिंबल से यहां मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, प्लस 2x बाई टी, यानी कि रेट कितना आ गया, यहां पर 2x बाई टी आ गया। किसका रेट आ गया, ये यहां पर ये रेट आया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P, यानी कि P जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है वो रेट कितना है, 2x बाई टी रेट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग Q के अपीयरेंस के रेट की, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, माने कि Q के कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा इसमें, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा अपीयरेंस होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है, तो यहां पर चेंज क्या होगा, उसका पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, माने कि फाइनल Q माइनस इनिशियल Q बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर Q2 कितना हो गया हमारे पास, 3x है। देखो Q2 क्या है, 3x है, समझ में आया। माइनस Q1 कितना है, 0 है, माने इनिशियल कंसंट्रेशन Q का कितना है, 0 है। T2 फाइनल टाइम T है, इनिशियल टाइम क्या है, 0 है। ये कितना हो गया, 3x बाय टी हो गया, यानी कि Q हमारा 3x बाय टी रेट से बढ़ रहा है। तो इस नंबर 1 और नंबर 2 से ये समझ में आ रहा है यहां पर कि P हमारा 2x बाई टी रेट से घट रहा है और Q हमारा 3x बाई टी रेट से बढ़ रहा है। जरा देखो यहां पर P और Q का रेट यहां इक्वल नहीं है, और हमने क्या सीखा है, हमने तो ये सीखा है ना कि जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन यहां पर क्या रेट बराबर हो रहा है, बराबर तो नहीं हो रहा है। तो बायोमोलिकुलर या पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, जिस रेट से रिएक्टेंट घटता है उस रेट से प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है, ठीक है। जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि कभी कभी कुछ कुछ केस में हो भी जाएगा, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा होता है उस रेट से प्रोडक्ट में बढ़ोतरी नहीं होती है, दूसरे रेट से होती है, लेकिन रेट तो इक्वल होता है। ये हम लोग निकाले हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P, माने कि P किस रेट से घट रहा है, और यहां पर ये निकाले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q, मतलब Q किस रेट से बढ़ रहा है। लेकिन जब बात आएगी रेट ऑफ रिएक्शन की तो कैसे निकालोगे, ये रेट लिखोगे कि ये रेट लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनल में होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है रिएक्टेंट किस रेट से घट रहा है या प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है, वही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट तो अलग अलग है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होना चाहिए। देखो यहां पर बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब
रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का जो रेट होगा या प्रोडक्ट के अपीयरेंस का जो रेट होगा वही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखिए हमारे पास रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का रेट यहां पर 2x/t है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ये हमेशा होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा कितना आ रहा है? 2x/t आ रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आ रहा है? ये 3x/t आ रहा है। अब दोनों रेट तो बराबर है नहीं, तो करो कुछ ऐसा कमाल कि ये दोनों रेट बराबर हो जाए। क्या कमाल करोगे? तो यहां पर इन दोनों को तो ये मैथमेटिकली बराबर नहीं है, लेकिन इसको बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर यहां पर इनका 2 खत्म कर दे, इनका 3 खत्म कर दे, तो ये x/t क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर 2 और अगर 3 खत्म कर देते हैं तो क्या बचेगा? यहां पर x/t बचेगा। और x/t मतलब क्या हो गया? x हो गया चेंज इन द कंसंट्रेशन, t क्या हो गया? टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, यही तो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यही ना रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम x/t बना देते हैं, और x/t बनाने के लिए यहां पर से 2 उड़ाना पड़ेगा और यहां पर से 3 उड़ाना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर 2 उड़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 1/2 से। और यहां से 3 उड़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 1/3 से। मतलब कि जो जिसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में बैठा हो उसके रेसिप्रोकल से उसके रेट में मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये 2x/t है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दी तो अब ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3x/t है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या है? साइन लगा तो यहां पर यहां माइनस साइन होगा और यहां साइन क्या होगा? प्लस साइन होगा। तो यही यहां पर अब क्या करना चाहिए? अगर हम थर्ड नंबर की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये कितना हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ p डेल्टा p बाय डेल्टा t। ऐसे मल्टीप्लाई कितना कर देंगे तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन क्या लगा दिया? माइनस। तो ये डेल्टा p बाय डेल्टा t, ये यहां पर है हमारे पास डेल्टा p बाय डेल्टा t हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और डेल्टा q बाय डेल्टा t की बात करें तो ये है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सॉरी अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया होगा, तो यहां पर ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट था। कभी कभी p सिंबल रहता है ना, p सिंबल रहता है प्रोडक्ट ही है वो, तो उसको माइंड नहीं करना है। तो यहां पर देखिए यहां पर ये है हमारा रिएक्टेंट, p हमारा रिएक्टेंट है, तो ये डेल्टा p बाय डेल्टा t हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इसमें यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। और यही यहां पर डेल्टा q बाय डेल्टा t क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी q, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें कितना से? इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से और साइन लगा दिए प्लस, तो ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का रेट या प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट। अब उसके रेट को हमको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा जिस भी रिएक्शन के कोई भी कंपोनेंट के पास में, उसके रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यही संबंध है बाबू किसमें? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन में। चलिए एग्जांपल्स करते हैं। एक आध एग्जांपल समझ में आने वाला नहीं है, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। फिलहाल इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 3R gives 4S। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। R का 3 मोल, ये S का 4 मोल दे रहा है। ठीक है, अब बोला कि यहां क्वेश्चन बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होता है?
प्रोडक्ट का होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है। तो यहां पहले देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, मैंने एस के फॉर्मेशन का रेट, अपीयरेंस किसका, प्रोडक्ट का ही होता है ना। तो एस के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, यहां पर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बचने के लिए यहां पर लगा दो यहां पर मॉड, हालांकि ये प्लस ही होता है तो प्लस ही लग गया, ये हो गया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा यहां पर, तो ये तो रिएक्शन के लिए होता है ना, जो कि क्या है, आर है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यहां पर मॉड लगा देते हैं, मॉड लगा दो, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों ही केस में ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो गया, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। यानी कि एस में कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम, ये एस के प्रोडक्शन का रेट हो गया। आर की कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम, ये बन जाएगा आर का डिसअपियरेंस का रेट, ठीक है। अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे यहां पर, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और यहां पर साइन क्या लगा दोगे, माइनस, कॉफिशिएंट में क्या है यहां पर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। चूंकि दोनों को इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी कॉफिशिएंट से, कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से। मतलब यहां आर कॉफिशिएंट था 3, तो यहां 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और या तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, यहां पर 1/4 से, साइन क्या हो जाएगा इसका, प्लस हो जाएगा। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल यहां पर है 2A गिव B, A का 2 मोल B का 1 मोल दे रहा है, यहां पर मोल घट रहा है, माने कि यहां पर भी A का जो डिसअपियरेंस का रेट होगा वो B के अपीयरेंस के रेट से अलग होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी निकलेगा, वही रेट इससे भी निकलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल होता है, चाहे वो रिएक्टेंट के डिसअपियर का हो या फिर प्रोडक्ट के अपीयरेंस का हो, रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर होगा। तो यहां पर पहले हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, मॉड ले लिए। यहां पर देखो रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो प्रोडक्ट का यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी कि यहां पर बी का कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम, यहां पर क्या बन गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बन गया। और यहां पर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस से भी निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस से भी निकालना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारे पास था डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और इन दोनों को बराबर करने के लिए यहां पर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन क्या दे दिया यहां पर, निगेटिव, और यहां पर इसके अगर हेल्प से निकाले तो यहां डेल्टा बी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, कॉफिशिएंट में नहीं कुछ तो कितना 1 है, तो 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और साइन क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन लगा देंगे, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है एवरेज रेट का कैलकुलेशन करना। ये एवरेज रेट हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, पहले दूसरा एग्जांपल और अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे हम लोग। बहुत ही आसान है, यहाँ पर सिंपल बात याद रखना है यहाँ पर कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट होगा वो डिसअपियर होगा, और रिएक्टेंट डिसअपियर होने का रेट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर देना है, प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर देना है, दोनों में मॉड लगा देना है, बच जाओगे साइन से, ठीक है, नहीं कुछ आए तो बस मॉड लगा देना। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की रेसिप्रोकल से उसके रेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बस ये 3 बात तो करनी है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप लोग यहां तक लिख लिए एग्जाम्पल, यहां पर 2 एग्जाम्पल्स है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहां पर N2 नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, बैलेंस कर देंगे यहां पर। तो ये आपके अमोनिया की फॉर्मेशन का रिएक्शन है, सोच रहे कुछ क्या, हाँ ये रिवर्स भी होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ठीक है ना, अमोनिया से भी ये बनता है, तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला कि आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकालो, कितना होगा,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बताओ कितना होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बताओ कितना होगा, और फाइनली बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करते देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कैसे लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 में चेंज बाय टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे किस साइन से, नेगेटिव साइन से, क्योंकि रिएक्टेंट है डिसअपियर होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा नेगेटिव साइन से। और आपको यहां पर नहीं अगर नेगेटिव साइन लगाना है तो मॉड ले लीजिए, मॉड यहां पर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, यहां पर भी साइन क्या लगा देंगे माइनस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 की बात करें तो NH3 के कंसंट्रेशन में चेंज डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ठीक है, और यहां पर साइन क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, अगर नाइट्रोजन के रेट से, नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस के रेट से अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो यहां पर कुछ नहीं करना है, इसके रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से, यानी 1 है तो 1/1 से। या अगर इससे रेट निकाले रिएक्शन का तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, यहां मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 है तो 1/3 से। या यहां पर अगर इससे रेट निकाले तो हो जाएगा डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, प्लस साइन तो था ही, यहां पर 2 है तो यहां कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को डिसअपियरेंस का रेट पता हो या यहां पर अपीयरेंस का रेट पता हो, किसी का रेट पता हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा यहां से इरेज करते हैं और यहां से क्वेश्चन इसमें लगाते हैं। क्वेश्चन करा यहां पर कि सपोज ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास, ये हो रहा रिएक्शन 1 लीटर वेसल में, 1 लीटर के वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है, और कहा जा रहा है यहां पर कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज कंज्यूम्ड बाय 1 मोल, 2 मोल कर देते हैं यहां पर, 2 मोल in 1 minute, then find the rate of disappearance of nitrogen and also find the rate of reaction। यानी कि अगर इसी सवाल में कह रहा है यहां पर कि अगर हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इस रिएक्शन में, ये 1 लीटर की वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है, और सवाल कह रहा है कि यहां पर अगर नाइट्रोजन गैस हमारा जो है 1 मिनट के दरमियान नाइट्रोजन का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है, माने इस रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है 1 मिनट में 2 मोल घट रहा है, तो बताइए यहां पर कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इस सवाल को भी इसी के हेल्प से निकालेंगे हम लोग। तो यहां पर देखो तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है यहां पर, N2 यहां पर हम निकाले हुए हैं डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, यहां पर मॉड लगाए हुए हैं, या माइनस ले लेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डेल्टा N2 मैंने क्या हुआ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कितना का चेंज हो रहा है यहां पर, 2 मोल का चेंज हो रहा है। तो 2 मोल, ये जो आपका कैपिटल ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन और ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है, मोल पर लीटर, N/V होता है, मोलरिटी टर्म में होता है, आप जानते ही हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन कितने मोल से कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल से, और वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, 1 लीटर है। ठीक है, बट टाइम कितना कंज्यूम हुआ है, टाइम हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट मैंने कितना सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड हो गया, यहां पर टाइम कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड में अगर निकालेंगे 60 सेकेंड निकाल देंगे, और मिनट में निकालेंगे तो 1 मिनट ही छोड़ देंगे यहां पर। तो ये हमारा हो गया 2/60 यानी कि 1/30 मोल, ये लीटर में है,
पर लीटर पर सेकेंड। यहां से आपको रेट का यूनिट भी मिल गया। रेट का यूनिट क्या होता है बाबू? मोल पर लीटर, और सेकेंड नीचे में तो वो क्या बन जाएगा? पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, हालांकि यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, अभी भी कुछ देर में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कितना आ गया? 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ आया यहां तक? ठीक है, अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखे हुए यहां पर N2 के टर्म में? देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। यहां तो साइन माइनस लगा हुआ ही था, और यहां पर कितना हो जाएगा? ये साइन हमेशा प्लस में आ जाएगा, बाद में साइन प्लस में आ ही जाएगा, चाहे आप मॉड में रखे ना रखे, ये साइन बाद में प्लस में आ ही जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस साइन लगा दिए। ठीक है, माइनस साइन लगा दो या मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 मोल से यहां कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, तो ये N2 का कंसेंट्रेशन माइनस में ही आएगा। अब माइनस माइनस बाद में प्लस बन ही जाएगा। ठीक है, तो यहां माइनस तो हम लोग लगाएंगे नहीं, मॉड लगा छोड़ देते हैं। मॉड दे दी यहां पर, सपोज मॉड दे दिए। ठीक है, और इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाय डेल्टा टी लिए हुए हैं यहां पर, तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, और इसे मल्टीप्लाई क्या करोगे? तो इसके कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1 से देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है यहां पर, 1/1 से यहां मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1/1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? 1/30। सेम चीज यहां निकाले हुए हैं, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वही अगर यहां सवाल कहेगा कि ये बताओ, इसी डाटा की मदद से बताओ तुम कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। ठीक है, सेम डाटा की मदद से आपको बताना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा। सबका यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, इसी रिएक्शन से लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर आपके पास एक डाटा मालूम है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है, ये इक्वेशन अगर मालूम है तो आप इस तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। इस तीनों में क्या, ये 4 चीज आपके पास में है, तो कोई भी एक चीज दिया हुआ है, सब कुछ निकाल सकते हो। तो आप जान ही रहे हो कि यहां आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको मिल चुका है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन भी आपको मिल चुका है, तो ये दोनों भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपको कहे यहां पर, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर थोड़ा सा बैक जाना है वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आगे काम करना है। ठीक है, अगर सेम चीज यहां पर कहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, तो ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहां जानते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। और यहां पर जो ये डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी है, यही ना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। माइनस साइन तो लगा हुआ रहेगा ही, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमें कितना आया है, यहां पर 1/30 आया है 1/30, यहां पर पहले निकाल के बैठे हुए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 1/30 आ चुका है, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। अब देखो यहां पर 3 10 या 30 कट गया यहां पर, तो यहां पर ये रिजल्ट कितना आ गया, यहां पर डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी आ गया हमें कितना, -1/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। माइनस सिंबल क्या बतला रहा है, बस माइनस सिंबल ये बता रहा है कि H2 का डिसअपीयरेंस हो रहा है, या माइनस का रेट से कोई मतलब नहीं है। रेट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड ले लो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम हो तो हम किसी के भी डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का रेट निकाल सकते हैं, या किसी का डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस का रेट दिया हुआ हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन से कहता है हमको कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ कितना होगा। तो अमोनिया का अपीयरेंस का रेट क्या है, यहां पर अमोनिया का अपीयरेंस का रेट यहां पर है डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी है। अब फाइंड करना है कितना होगा यहां पर, तो देख लीजिए यहां पर, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कितना, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के टर्म में कितना दिया हुआ है, +1/2। देखो यहां पर +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। और यहां पर हम जान रहे कि ये हमारा क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। अब यहां से देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, यही निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकाल चुके हैं हम, यहां पर 1/30 निकाल चुके हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, +1/2 इंटू डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। यहां पर 2 15 जा कट गया 30, दैट मीन्स ये हो गया डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी बराबर कितना आ गया, +1/15
मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लस सिंबल बतला रहा है, यहां पर रेट इसका पॉजिटिव है, मतलब कि यहां पर रेट पॉजिटिव का अर्थ हो गया, यहां अपीयरेंस हो रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 हमें मिला 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया 1/30। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ गया 1/10। ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया हमें मिल गया कितना, 1/15 मिल गया। यहां रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, कितना निकल गया, 1/15 मिल गया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। आपको सिंपल इसी मेथड का यूज करना है और समझ में तो आ ही गया होगा कैसे हम लोग प्लस या माइनस साइन लगाते हैं या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही है ना रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतनी ही रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। दोनों के रेट को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, तो ठीक है, आगे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग भी चाहेंगे तो एक गिलास पानी पी सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2A कन्वर्ट हो रहा है 3B में। 2A कन्वर्ट इसमें हो रहा है 3B में। इस रिएक्शन का एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर ये ग्राफ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A का, और यहां पर ये टाइम है। ये ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। आप जानते हैं कि यहां पर रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज करता है कंटिन्यूअसली, ग्राफ नीचे की ओर ही जाएगा। और यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पर 10, ये 2, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहां पर 4 और यहां पर 6। ठीक है, ये टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि ये रिएक्शन के दो छोर हैं, एक ये पॉइंट है A और एक पॉइंट है यहां पर B। A भी नहीं मानेंगे, मान लेते हैं ये T1 टाइम है और ये क्या है, T2 टाइम है। ठीक है ना, तो यहां पर जब T1 टाइम में इस रिएक्शन को देखते हैं तो 10 मोल रिएक्टेंट है हमारे पास, 10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट था जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा था। और जब टाइम 4 सेकेंड में आए हम फिर से चेक करने के लिए रिएक्शन को, तो T2 टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पास A का कंसंट्रेशन हो गया है 6 मोल पर लीटर, जब टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड हो गया। यानी हमने टाइम इंटरवल दिया, यहां पर हमने टाइम इंटरवल दिया 2 सेकेंड का, 4 - 2 कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। और कंसंट्रेशन चेंज आया है यहां पर कितना का, 4 का आया है, कंसंट्रेशन चेंज आया है। अब यहां पर बोलेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ कितना हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कितना हुआ। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे निकालोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। यानी कि यहां पर आप मॉड ले लोगे, नेगेटिव होता रेट, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करते, बट मॉड ले लिए सिंपल सा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A2 - A1 बाय T2 - T1। यानी कि ए का फाइनल कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए मतलब क्या हो गया, ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन बाय टाइम क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना था ए का, 6 है, मॉड ले रहे हैं यहां पर। फाइनल कितना बचा है, T1 में 10 था और घटे कितना हो गया, 6, तो फाइनल कितना हो गया 6 और इनिशियल कितना था यहां पर 10 था। टाइम फाइनल कितना था हमारे पास 4, इनिशियल कितना था 2, यहां मॉड ले लिए। तो ये आएगा -4/2, यानी -2 आएगा, और -4/2 आया, मॉड ले लिए तो ये कितना आ गया, +2 आ गया। यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकल गया यहां पर +2, यानी कि 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी हम लोग ग्राफ डाटा को देखते हुए हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है। ठीक है, अब यहां से बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ कितना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, यहां पर आपके पास ए वाला टर्म यहां दिया हुआ है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम डेल्टा बाय डेल्टा टी। ऐसे मल्टीप्लाई किसे करोगे, तो इसकी कोएफिशिएंट में क्या है यहां पर 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहां साइन क्या लगा दोगे, माइनस। हालांकि रेट आपका माइनस प्लस से मतलब नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी माइनस साइन लगा दी यहां पर। अब यहां से देखो माइनस लगा दो या फिर मॉड ले लो, यहां पर ले लिए मॉड, सबसे बढ़िया।
आसान लगता है ना। अब देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, और डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कितना निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं। कितना हो गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से किसी भी ग्राफ के भी दिए हुए पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं आराम से क्या, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। अब यही से पूछता कि रेट ऑफ अपीयरेंस, अगर हमें पूछे यहाँ पर कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, ये बी का ग्राफ है, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में ये इंक्रीज ही करेगा हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस ग्राफ क्या रहता है, ऊपर ही जाता है। तो यहां पर मान लो पूछ दिया कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, तो हमें तो आसानी से मालूम है। यहां पर क्या ज्यादा लिख लिया हो, नहीं लिख लिया तो 1 मिनट खाली स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। अब देखो यहां पर अगर पूछे यहां पर कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा इस रिएक्शन में, तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, बी का निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या हो जाएगा यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। साइन क्या लगेगा, यहां पर प्लस साइन लगेगा। अब यहां पर ये कैसे निकाले हम लोग, तो फाइनली हमें मालूम है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बी के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, कॉफिशिएंट यहां पर 3 है तो यहां पर 1/3 से मल्टीप्लाई करके साइन क्या लगा देंगे, यहां पर प्लस लगा देंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना निकल चुका है, हमें 1 निकल चुका है, बराबर हो गया प्लस 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और यहां से ये 3 जाएगा इधर, तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी बराबर आ गया 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर हो गया कि बी के अपीयरेंस का रेट हमको आ गया कितना, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में बी का अपीयरेंस हो रहा है 3 मोल पर लीटर, और वही 1 सेकेंड में ए जो डिक्रीज कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में नेट चेंज जो हो रहा है कंसंट्रेशन वो कितना हो रहा है, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड का। मतलब कि बी में अपीयरेंस का रेट हो गया 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए के डिसअपीयरेंस होने का रेट हो गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि देख रहे हो जब तक में ए 2 डिक्रीज हो रहा है तब तक बी का 3 बन रहा है, तो बी का रेट ज्यादा होगा, यहाँ पर ए का रेट कम होगा। और ओवरऑल रेट की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो कितना निकल गया, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ को भी देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग। सेम बात करें अगर इंस्टेंटेनियस रेट का, तो यहां पर ये इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो एवरेज रेट जैसा ही होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। खाली इसमें लिमिट लगा हुआ है क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि टाइम इंटरवल आपका बिल्कुल 0 होता है। दैट मींस इस बार क्या होगा, इस बार आपके पास मान लीजिए यहां पर अगर कोई रिएक्शन है, यहां पर 3A गिव्स 2B, और आपके पास यहां पर B का कंसंट्रेशन में चेंज दिया हुआ है, यहां पर मान लो, तो B में कंसंट्रेशन का जो चेंज दिया हुआ है यहां पर इस तरह से मान लो कि यहां पर दिया हुआ है, तो आपको यहां पर पूछेगा जब टाइम हमारा यहां पर मान लो कि 5 सेकेंड हो रहा है, टाइम हमारा 5 सेकेंड यहां पर पहुंच गया 5 सेकेंड पर, तो बोलेगा कि 5वें सेकेंड में आपके पास रेट क्या है रिएक्शन का, 5वें सेकेंड में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। कोई इंटरवल नहीं यहां पर डेल्टा टी क्या है, यहां पर तो 0 है, तो यहां 5वें सेकेंड में रेट क्या होगा ये निकालने बोलेगा। तो ये बाबू क्या हो जाता है यहां पर dx बाय dt, आपको पहले बताया गया है कि जब लिमिट लग जाए डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या बन जाता है, ds बाय dt बन जाता है। तो अब यहां पर समझिएगा एक चीज कि किसी भी ग्राफ का अगर कोई भी ग्राफ यहां पर इस तरह से प्लॉट किया हुआ है, मान लीजिए ये ग्राफ अगर है हमारे पास y बराबर mx प्लस c का ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ मान लो अगर है, तो अगर इस y का हम डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा m गुना 1 प्लस 0, c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्या रिजल्ट आएगा m आएगा। पता है ये m क्या है, ये m है इस ग्राफ का स्लोप, जो किसके इक्वल होता है, ट्रिगोनोमेट्री में ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो यानी किसी भी चीज का अगर ग्राफ दिया हुआ रहे, उस ग्राफ का स्लोप ही dy बाय dx कहलाता है, और यही चीज किसके इक्वल होता है,
टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि इस ग्राफ का और इस ग्राफ पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, हम मान लो यहां टेंजेंट ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के अलोंग से यहां जो एंगल बनेगा थीटा, इसका टेन थीटा इस ग्राफ का कहलाएगा स्लोप और यही कहलाएगा dx बाय dt। माने कि इंस्टेंटेनियस रेट जब भी आपको ग्राफिकल निकालना हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं ग्राफिकल निकालना होगा आपको, तो उस ग्राफ पर जो टेंजेंट प्लॉटेड होगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस जितना एंगल बना रहा होगा उस एंगल का ले लीजिएगा आप टेन थीटा, यही टेन थीटा रेट का वैल्यू होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं, इस पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि ये जो हमारा यहां देखा जाए, मान लो कि यही रिएक्शन है 3A2B, और अगर इसके इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से भी सेम प्रोसेस निकलेगा, खाली डेल्टा का बदले क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। क्या करना है यहां पर, ए का निकालना है ना, तो -1/3 डी ए बाय डी टी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, +1/2 डी बी बाय डी टी। सेम है, जो एवरेज रेट कर रहे थे वही इंस्टेंटेनियस रेट का है। अंतर बस इतना है, यहां पर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, जो यहां पर डेल्टा के बदले डी लगा दिया यहां पर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए यहां पर जैसे यहां पर बात करेंगे, यहां पर कोई एक रिएक्शन का ग्राफ है, मान लो कि इसी रिएक्शन ग्राफ है, यहां पर बी के कंसंट्रेशन का चेंज यहां दिया हुआ है, या इस बार ए का लेते हैं, ए का कंसंट्रेशन का चेंज लेते हैं, और ये इस तरह दिया हुआ है। और सवाल कर रहा है कि इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताओ इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट क्या होगा। 2 सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड जब यहां पर पहुंचा ये रिएक्शन इस टाइम पर, तो बताओ इसी पर रेट क्या होगा। तो यहां से तो रेट निकाल लेंगे हम लोग, ऐसे ही कंसंट्रेशन चेंज देकर के रेट तो निकाल लेंगे। लेकिन बात यहां पर कि यहां पर हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है। जब टाइम बिल्कुल कम है, इतना तो टाइम हमारे पास में है, टाइम इंटरवल ही कम है, तो कंसंट्रेशन चेंज दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। यानी कि जब हमें मालूम हो कि हाँ इतना देर से उतना देर रिएक्शन चला, तब ना समझेंगे कि अच्छा इतना देर से उतना देर तक कंसंट्रेशन भी चेंज हुआ। लेकिन जब यहां टाइम इंटरवल ही 0 हो, मतलब कि आपको बोले कि इतनी समय पर बताओ रेट क्या है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा, बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत छोटा चेंज होगा यहां पर, और इतने छोटे चेंज को हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोग रेट जो निकालेंगे वो यहां पर इस ग्राफिकल अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, या कई सारे मेथड है निकालने के लिए, हम लोग पूरी चैप्टर उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर रेट ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो जब भी ग्राफिकल पॉइंट दिया हुआ रहे तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट पर यहां पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव एंगल लेना है आपको, थीटा ले लिए, और इसका रेट जो होगा dx बाय dt वो स्लोप के बराबर होगा, और ये स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यही टेन थीटा वैल्यू देगा इस ग्राफ के रेट का। मान लो ये थीटा बराबर दिया हुआ है इसका, मान लो दिया हुआ है यहां पर, ये हमारा है 30 डिग्री, ये ग्राफ दिया हुआ है यहां पर 30 डिग्री पे दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा 10 150 डिग्री हो जाएगा। और 10 150 क्या होता है, 10 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, और 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, तो -10 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/√3। यही हो गया आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। माइनस सिंबल ये बता रहा है कि ए हमारा डिक्रीज कर रहा है, और रेट का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ से इस प्रकार से हम लोग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे। तो जब भी ग्राफ दिया हुआ रहे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो उस ग्राफ के किसी पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जाए तो उस ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस जो एंगल बनेगा का जो टेन थीटा होगा वही टेन थीटा बतलाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जो रेट होता है उस ग्राफ का स्लोप के बराबर होता है, क्योंकि dx बाय dt यही रेट है, और ये dx बाय dt क्या है, तो जैसे dy बाय dx क्या है, यहां पर स्लोप का वैल्यू दे रहा है, उसी प्रकार से dx बाय dt भी स्लोप का वैल्यू देता है, जो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों,
ये आपका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का जो न्यूमेरिकल्स कुछ हम आपको पॉइंट समझाए, ये पॉइंट्स ध्यान में अच्छे से रखें और इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आप तो हमें जानते ही हैं, आप हमारे प्यारे इस चैनल को भी जानते हैं, अपन केमिस्ट्री को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक जरूर करें इसको और अपनी राय जरूर दे इस वीडियो के मामले में कि इसमें और क्या आपको करना है और कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं। चाहे कुछ अगर न्यूमेरिकल्स भी हो तो उसको भी आप मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं या अपने डाउट्स को हमारी ईमेल पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग और आगे केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर को करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।